हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि एक नॉर्मल आंसर और टॉपर्स आंसर के बीच में क्या डिफरेंस होता है। साथ ही ऐसे कौन कौन से पैरामीटर्स हैं, ऐसे कौन कौन से रीजंस हैं जिनकी वजह से टॉपर्स को एक्सेप्शनली गुड मार्क्स मिलते हैं और एक एवरेज स्टूडेंट को बहुत ही कम मार्क्स मिलते हैं। तो उन पैरामीटर्स पर हम चर्चा करेंगे बहुत ही डिटेल में। पर उससे पहले मैं आपको अपना परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम रोशन प्रजापत है और मैंने अपना ग्रेजुएशन IIT धनबाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में किया है। इसी के साथ यूपीएससी के फील्ड में मुझे 5 से 6 सालों का अनुभव है और इसी क्रम में मैंने 2 इंटरव्यू भी दिए हुए हैं। सो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन मेंस 2023 में पूछा गया है और इसमें ये लिखा गया है कि आज विश्व ताजे जल के संसाधनों की उपलब्धता और पहुंच के संकट से क्यों जूझ रहा है। बेसिकली इस क्वेश्चन की अगर आप मांग समझोगे तो आपको पता चलेगा कि आपको इसमें क्यों मीन्स रीजन्स स्पेसिफाई करने हैं, कारण आपको लिखने पड़ेंगे और कारण किससे रिलेटेड, विश्व ताजे जल के संसाधनों की उपलब्धता और पहुंच के संकट से क्यों जूझ रहा है, या ऐसे कौन कौन से रीजन्स हैं जिनकी वजह से संसाधनों की उपलब्धता और पहुंच का जो संकट है वो उत्पन्न हुआ है। तो बेसिकली आपको इसमें रीजन्स स्पेसिफाई करने हैं। तो इस क्वेश्चन का देखो ब्रॉड फ्रेमवर्क क्या बन सकता है। सबसे पहले इंट्रो और फिर बॉडी देन कंक्लूजन। इंट्रो में आपको थोड़ा सा लिंक करना पड़ेगा कि विश्व जो है वो ताजे जल की उपलब्धता एवं पहुंच का संकट की जो वर्तमान स्थिति है, या हम ये कह सकते हैं कि वर्तमान में जो जल संकट उत्पन्न हो रहा है तो वो कैसे उत्पन्न हो रहा है, या उसका एक तरीके से कह सकते हैं कि क्या लोगों पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, कितने लोग प्रभावित हैं। तो यहाँ से इस क्वेश्चन को स्टार्ट किया जा सकता है। मेन बॉडी में क्या आएगा, मेन बॉडी में सीधी सी बात है, क्वेश्चन में पूछ रखा है कि क्यों जूझ रहा है, तो मीन्स मेन बॉडी में आपको इसमें रीजन्स स्पेसिफाई करने होंगे, कारण आपको लिखना पड़ेगा। इसके अलावा और क्या लिख सकते हो आप, अब चूँकि आपने रीजन्स लिख दिए हैं, आपको समस्या पता है, तो एज ए IAS होने के नाते आपको उसके समाधान भी प्रस्तुत करने पड़ेंगे। तो एक छुपी हुई डिमांड हम कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन में यह है कि आपको कुछ उसके उसकी इम्पोर्टेंस है और साथ ही उसके कुछ समाधान होंगे, वो भी आपको इसमें प्रस्तुत करने होंगे। तो और कंक्लूजन में बेसिकली अब इतना अगर हमने कुछ कर दिया तो कंक्लूजन में हम ये लिख सकते हैं कि इसके माध्यम से, या ऐसी कोई कमेटी हो, या ऐसा कोई SDG टारगेट हो, या अन्य कुछ अदर कुछ ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस हो, उसको हम थोड़ा सा मेंशन कर सकते हैं। तो बेसिकली इसका जो एक टॉपर लेवल का जो फ्रेमवर्क होगा वो कुछ इस टाइप से होगा। अब देखते हैं कि एक एवरेज स्टूडेंट है वो इस आंसर को कैसे अटेम्प्ट किया। देखो, उन्होंने इंट्रो से स्टार्ट किया और इंट्रो में उनका इंट्रो हम पढ़ते हैं। वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए यह अनुमान लगाया जा सकता है कि ताजे जल के संकट का सामना क्यों करना पड़ रहा है, इसे हम निम्नलिखित माध्यम से देख सकते हैं। बेसिकली अगर मैं रियलिटी में बताऊं तो इन्होंने इंट्रो में कुछ भी नहीं किया है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने इंट्रो में ऐसी कोई बात नहीं लिखी है, ऐसे कोई कॉन्क्रीट पॉइंट नहीं लिखा है जिसकी वजह से यूपीएससी इनको मार्क्स देगी। तो इंट्रो में इनके मार्क्स पूरे तरीके से कट जाएंगे। आगे चलते हैं हम। आगे इन्होंने कुछ रीजन्स स्पेसिफाई कर रहे हैं। सबसे पहले क्लाइमेट चेंज। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज में देखो फॉर्मेटिंग देख रहे हैं इनकी, पैराग्राफ एक पॉइंट फॉर्म में उन्होंने लिख रखा है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा इनका एक तो बड़ा पॉइंट है। इसके अलावा देखो समुद्र जल का बढ़ता हुआ स्तर, पिघलने की दर दुगना, ठीक है, जनरल पॉइंट्स है, ठीक है। आगे देखिए जल आधारित कृषि, सीधी सी बात है 76% कृषि जल के माध्यम से होती है, ठीक है। तीसरा इन्होंने रीजन स्पेसिफाई किया पर्यावरण प्रदूषण, ठीक है, और इसके बाद इन्होंने लिख दिया कि ठीक है, और इन्होंने कंक्लूजन में लिखा है कि मानव एवं समस्त जीव के लिए सार्वभौमिक जरूरत का पहुंच का मुद्दा बन गया है, इस संकट को देखते हुए सुधार की जरूरत है। तो इन्होंने कंक्लूजन में भी कोई कॉन्क्रीट पॉइंट नहीं लिखा है। और दूसरी चीज़ जो हम देख सकते हैं वो ये है कि इन्होंने मेन बॉडी को भी जो प्रस्तुत किया है वो भी इतने अच्छे ढंग से प्रस्तुत नहीं किया है, और इन्होंने रीजन्स भी 3 ही लिखे हैं और तीनों को ही थोड़ा बड़ा बड़ा लिख दिया है। तो अब देखते हैं कि हम टॉपर्स जो हैं वो इस आंसर को कैसे लिखेंगे। बेसिकली ये वाला जो अटेम्प्ट है मैंने भी दिया है, ये वाला मेंस मैंने भी दिया है, साथ ही इंटरव्यू तक भी पहुंचा हूँ। इस साल मैंने भी इंटरव्यू दिया है। बेसिकली मैंने इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट किया, उस टाइम पीरियड के दौरान मेरे दिमाग में क्या बातें चल रही थी मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली मैं क्वेश्चन को पढ़ते ही मुझे ये चीज़ पता लगी कि इसमें इंट्रो में हम डेटा का यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पर मुझे डेटा पता था। डेटा क्या पता था मुझे, देखो सीधी सी बात है, आपको इंट्रो में कुछ इफेक्टिवनेस लाने के लिए आपको या तो इंट्रो में डेटा डालना होगा या कोई रिपोर्ट वगैरह डालनी होगी। इसके अलावा कुछ डेफिनेशन से आप स्टार्ट कर सकते हो, बट यहाँ पे डेफिनेशन वाला कुछ तुक्का बैठ नहीं रहा।
इसी के साथ यहाँ पे जो आप स्टार्ट करोगे क्वेश्चन को वो करोगे आप फिर डेटा या किसी रिपोर्ट या डेफिनेशन से। तो डेफिनेशन हम यूज़ नहीं कर सकते, तो मैंने यहाँ पे एक रिपोर्ट का यूज़ किया। वो मैंने किया यूएन की रिपोर्ट, यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट है, विश्व जल विकास रिपोर्ट। तो उसी का मैंने यहाँ पे वर्णन किया, क्योंकि मुझे पता था, मैं जो है वो डेटा याद करके गया था। तो 2 बिलियन से अधिक लोग जो है वो उच्च जल तनाव से ग्रसित हैं। देखो इस इंट्रो को लिखने का क्या फ़ायदा है। ये इंट्रो जो है बेसिकली मोस्ट सूटेबल इंट्रो मैं कह सकता हूँ, क्योंकि ये सीधा डेटा से रिलेटेड है, इसके अलावा एकदम कॉन्क्रीट है। जो क्वेश्चन में पूछा है मैंने वहीं से क्वेश्चन को स्टार्ट किया है, साथ ही क्वेश्चन की जो डिमांड है उसी के अकॉर्डिंग स्टार्ट किया है, परंतु क्वेश्चन के किसी भी कीवर्ड को मैंने इसमें मेंशन नहीं किया है, या मैं कह सकता हूँ मैंने उस कीवर्ड को रिपीट ही नहीं किया है। तो ये भी एक तरीके की कला है जो कि आपको सीखनी पड़ेगी धीरे धीरे। आगे चलते हैं। देखिए, ताज़े जल संसाधनों की उपलब्धता व पहुंच संकट के कारण, ये हेडिंग डाली, इसको बॉक्स में पैक कर दिया। कौन कौन से कारण हैं? 1, 2, 3, 4 और 5वां कारण। 5 कारण, ये 5 कारण हैं जिनकी वजह से ताज़े जल के संसाधनों की उपलब्धता में पहुंच का संकट उत्पन्न हो रहा है। अब देखिए मैंने इस पॉइंट को कैसे प्रेजेंट किया है। सबसे पहले अति निष्कर्षण, सिंचाई, खनन आदि के माध्यम से अतिरिक्त जल दोहन, लेकिन एक उदाहरण भी दे दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही मैंने ये पॉइंट लिख दिया, इसके साथ में एग्जांपल दे दिया, इस पॉइंट को मैंने सब्सटेंशिएट कर दिया अपने डेटा के माध्यम से या एग्जांपल के माध्यम से। अगला देखिए, क्लाइमेट चेंज है। उदाहरण क्या है? केपटाउन का डे 0। सीधी सी बात है, 2018 में केपटाउन में डे 0 आ गया था। इसका मतलब ये कि वहाँ पर पूरी तरीके से पानी नहीं है, पेयजल के लिए वहाँ पर पानी की उपलब्धता 0 है, इसलिए हम इसको 0 डे भी कहते हैं। तीसरा पॉइंट देखिए, अनौपचारिक जल अपशिष्ट, कृषि अफवाह, ठोस अपशिष्ट आदि का नदियों में बहाव। देखिए एक एग्जाम्पल लिख दिया, यमुना नदी में बढ़ता अमोनिया एवं रसायन का स्तर, अमोनीकरण बढ़ रहा है, एसिडिफिकेशन बढ़ रहा है, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे लिख दिया। एक यमुना नदी का एग्जाम्पल। इसके अलावा प्राकृतिक जलाशयों का ह्रास, शहरीकरण, औद्योगिकरण, एक एग्जाम्पल लिख दिया, बेंगलोर के धर्मबुद्धि झील। देखिए ये सब चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी। मैंने ये जो एग्जाम्पल्स हैं, जैसे बेंगलोर के धर्मबुद्धि झील है, इसके अलावा केपटाउन का डे 0, ये डे टू डे बेसिस पे हम जब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या हम कुछ ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस पढ़ते हैं या जहाँ पर भी ऐसी सिचुएशंस आ रही होती है, तो वो क्या है, हम उसको उन डेटास को नोट कर लेते हैं, जिसकी वजह से हम इन एग्जाम्पल्स का यूज़ अपनी आंसर राइटिंग में कर सकें। इसके अलावा कुछ शासन संबंधी मुद्दे हैं, क्योंकि यहाँ पर विश्व की बात हो रही है तो हमें विश्व को लेकर चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे अंतर्राष्ट्रीय झील नदी पर बढ़ते विवादों की संख्या, जैसे कि मेकोंग नदी को लेकर चीन एवं एशियाई देश। देखो ये पॉइंट जनरली सब लिख देंगे 1, 2, 3, 4, बट ये जो पॉइंट है शासन संबंधी मुद्दे, ये वाला पॉइंट बहुत ही कम स्टूडेंट होंगे जो लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर विश्व के बारे में पूछा गया है और आपको विश्व से रिलेटेड ही चीज़ें लिखनी पड़ेगी। तो उसका एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके अलावा देखो अगले पेज पर आप मैप बना सकते हो अच्छे से। ये मैप जो है वो आपको एक्स्ट्रा आधा नंबर देखे जाएगा, एक्स्ट्रा आधा नंबर यहाँ से बढ़ेगा आपका। कोई कहता है ना कि आंसर तो मैंने भी लिखा है, 150 वर्ड्स मैंने भी पूरे लिखे हैं, पर टॉपर को मेरे से 2 नंबर या 1 नंबर हर क्वेश्चन में ज़्यादा मिला हुआ है। तो वो क्यों मिला हुआ? वो बेसिकली इन्हीं रीजंस की वजह से मिला हुआ है। टॉपर्स जो है वो मैप का यूज़ करेंगे, डेटास का यूज़ करेंगे, अपने पॉइंट को सब्सटेंशिएट करने के लिए एग्जाम्पल्स का यूज़ करेंगे, या कुछ ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस या ऐसे कुछ ऐसे एग्जाम्पल, कॉन्क्रीट एग्जाम्पल जो कि डायरेक्ट उस क्वेश्चन को हिट करते हो। आपका आधा नंबर यहाँ से बढ़ाएगा। ये देखिए यहाँ पे ये अटाकामा डेजर्ट है, केपटाउन है, ये मीना क्षेत्र है, मिडिल ईस्ट नॉर्थ अफ्रीकन रीजन है, जहाँ पे क्या है पानी की कमी देखी जा सकती है। इसके अलावा आगे देखिए, ये थोड़े प्रभाव भी मैंने प्रस्तुत कर दिया। तो इस प्रभाव, अच्छा आप तो ये बोलोगे कि प्रभाव के बारे में तो पूछा ही नहीं है, आपने क्यों लिखा? बेसिकली ये मुझे आधा नंबर दिलाएगा। एक नॉर्मल आंसर और एक टॉपर्स के आंसर में यही डिफरेंस है। टॉपर्स जो है वो लगभग हर डायमेंशन को कवर करेगा, भले ही थोड़े से में लिखे, छोटे से में लिखे, पर उसको लिखेगा जरूर। इसी वजह से मैंने इस जो प्रभाव है उसको छोटा से लिखा। देखो ज़्यादा शब्द इसमें नहीं लिखे, 5 इसमें मैक्स टू मैक्स मैंने 10 से 20 वर्ड लिखे होंगे, तो 10 से 20 वर्ड में मैंने प्रभाव खत्म कर दिया। तो ये जो है ये भी मेरे को एक्स्ट्रा आधा मार्क्स दिला के जाएगा। इसके अलावा समाधान पे देखो 1, 2, 3 जो है वो समाधान प्रस्तुत कर दिए। देखिए क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, माइक्रो सूक्ष्म सिंचाई पद्धति, वर्षा जल संग्रहण, ग्रीन वॉल, ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव, सबको पता है साहिल क्षेत्र में हम ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव ला रहे हैं, वहाँ पर चल रहा है। इसके अलावा केस स्टडी, ये बहुत ज़रूरी है।
आपने देखा पहले वाले आंसर में डेटास मिसिंग थे, डेटास लिख रखे थे, 1-2 लिख रखे थे, जनरल डेटा मिस थे, केस स्टडी मिस थी, ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस मिस थी, इसके अलावा एग्जाम्पल मिसिंग थे। सबको पता है कि ये सब हो रहा है, ये सब हो रहा है, पर आपको अपने पॉइंट को सब्सटेंशिएट करने के लिए एक एग्जाम्पल भी लिखना पड़ेगा। जो IAS टॉपर है श्रुति शर्मा मैम, उन्होंने भी अपने जो आंसर है उसको इसी टाइप से रिप्रेजेंट किया था। तो आपको भी टॉपर्स की कॉपी देखते हुए ऐसे ही आपको आंसर को लिखना है। और इसके अलावा देखो, इसके अलावा हम कंक्लूजन में क्या लिख सकते हैं? कंक्लूजन में हमने इसमें लिखा है मिहिर शाह कमेटी, एक कमेटी बैठी थी बेसिकली जल संरक्षण हेतु, तो मिहिर शाह कमेटी है, उसका जिक्र कर दिया। इसके अलावा भारत SDG 07 स्वच्छ जल एवं स्वच्छता को प्राप्त कर सकते हैं। ये जो है ना, ये पॉइंट क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, माइक्रो इरिगेशन, ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव, है ना, वाटर ATM, है ना, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, ये क्या है? ये कीवर्ड्स हैं, ये वही कीवर्ड्स हैं जिसकी वजह से आपको UPSC एक्स्ट्रा मार्क्स देगा। यही तो डिफरेंस है कि आपको 10 में से 3 नंबर मिला है या 10 में से 5 नंबर मिला है, तो 5 नंबर वाला जो होगा वो ये सब चीज़ें लिखेगा। आपको देखो मैं बताता हूँ, इसका फ्रेमवर्क दिखाता हूँ। कुछ नहीं किया हमने, नॉर्मल बच्चे ने क्या किया, इंट्रो लिखा, और इंट्रो में भी बेसिकली उन्होंने कुछ नहीं डाला है। इंट्रो में भी इतना कुछ मैं कह सकता हूँ प्रभावी नहीं है, कंक्लूजन भी इनका प्रभावी नहीं है। मेन बॉडी में 3 पॉइंट लिखे, वो भी बड़े बड़े। जबकि इस आंसर में अगर आप देखोगे तो इस आंसर में ऐसी कौन कौन सी अलग चीज़ें हैं? सबसे पहले डेटा, इसके अलावा प्रभावी प्रस्तावना, व निष्कर्ष। क्योंकि निष्कर्ष में आपने देख लिया होगा कि हमने कमिटी का जिक्र कर रखा है, हमने SDG का जिक्र कर रखा है, तो ये क्या हो गया? ये बेसिकली आपके इंट्रो और कंक्लूजन को प्रभावी बनाते हैं। इसके अलावा प्रेजेंटेशन देख रहे हो, एक तो क्लीन है, इसके अलावा जो भी मैंने हेडिंग डाली है उसको बॉक्स में पैक किया हुआ है, ठीक है, एक बढ़िया हैंड राइटिंग है, पॉइंट एग्जाम्पल, ये वाला जो फॉर्मेट है ना, ये भी ट्रेंड में है काफ़ी। तो ये हमने एक प्रेजेंटेशन पे वर्क किया है। इसके अलावा कंटेंट देखिए आप, कंटेंट जो है वो क्वालिटी रिच कंटेंट है, तो इसलिए UPSC आपको मार्क्स देगा, है। इसके अलावा कुछ केस स्टडी भी डाला था हमने। इसके अलावा कुछ रीसेंट एग्जांपल्स, ठीक है। तो इन्हीं वजह से UPSC आपको एक्स्ट्रा मार्क्स देगा। देखो ये सब चीज़ें आपको जो है वो लिखनी पड़ेगी, तभी UPSC आपको मार्क्स देगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन। ये क्वेश्चन GS 1 में आया था और मैंने भी इस क्वेश्चन को ऐसे ही अटेम्प्ट किया। आगे देखिए, भारत के राज्य शहरी स्थानीय निकायों को कार्यात्मक एवं वित्तीय दोनों ही रूप से सशक्त बनाने के प्रति अनुत्सुक प्रतीत होते हैं, टिप्पणी कीजिए। सबसे बड़ा चैलेंज तो ये कि इस क्वेश्चन को आप समझ लो, ये क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है। ये क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है कि जो राज्य सरकार जो है वो अर्बन लोकल बॉडीज़ को इतना सशक्त नहीं बनाना चाहती, तो इसके बारे में हमको लिखना है, टिप्पणी करना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि जनरल आंसर, और ये जो जनरल आंसर मैं बता रहा हूँ आपको, ये कोई बिगिनर नहीं है। बेसिकली इसने भी 3 से 4 साल बढ़िया से प्रिपरेशन कर रखी है, और दिल्ली की एक बहुत ही रिनाउंड इंस्टीट्यूट से इन्होंने मेंटरशिप भी ले रखी है हिंदी मीडियम के लिए। पर वही है कि सब जो है यूज़ नहीं कर पाते, लोग भाग फोकस नहीं कर पाते। आगे देखिए, इसका रीज़न देखिए, इन्होंने स्टार्ट कहाँ से कर रखा है, 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से स्टार्ट किया। आई वुड से कि इंट्रो इनका गुड है, इंट्रो इनका अच्छा है। आगे देखिए, 8 प्रकार के शहरी स्थानीय निकाय, ठीक है, इन्फॉर्मेशन है बट नॉट नेसेसरी, इस क्वेश्चन के लिए ये इन्फॉर्मेशन जरूरी नहीं है। इसके अलावा देखिए, इसका मुख्य उद्देश्य शहरों को ये है, बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। देखो ये आई वुड से कि ये फालतू इन्फॉर्मेशन है, ये फालतू इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, आपके किसी काम की नहीं। आप इसको पूरा काट सकते हो। क्यों काट सकते हो? क्योंकि पूछा ही नहीं है क्वेश्चन में, और क्वेश्चन की मांग के अनुरूप नहीं है, और आपको हमेशा मांग के अनुरूप लिखना है। डिमांड आपको एड्रेस करनी है। अगर आपने डिमांड एड्रेस नहीं की तो आपको
मे बी 1 नंबर या आधा नंबर, हो सकता है 0 नंबर भी आपको मिले आंसर राइटिंग में। तो डिमांड आपको एड्रेस करनी है। इसके अलावा देखिए अब इन्होंने क्यों करना पड़ रहा है, एक पहला पॉइंट वित्तीय स्थानांतरण, ठीक है, दूसरा 18 विषय सौंपे गए, ठीक है ठीक है ठीक है, वित्त आयोग की सिफारिशें, ठीक है। बस इन्होंने 3 पॉइंट ही लिखे और फिर इन्होंने छोड़ दिया, इस क्वेश्चन को पूरा अटैम्प्ट भी नहीं किया, मतलब कि कंक्लूजन भी इन्होंने नहीं लिखा है। बेसिकली अगर मैं अगर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करता तो मेरा बेस्ट अटेम्प्ट क्या होता है, मेरा बेस्ट अटेम्प्ट होता है कि स्टार्टिंग में मैं कुछ इंट्रो लिखूँ, इंट्रो में कुछ ऐसा कॉन्क्रीट पॉइंट डालूँ जिससे कि इंट्रो मेरा कैची लगे और एग्जामिनर को ये लगे कि भाई मैं कुछ ना कुछ पढ़ के आया हूँ, मैं ऐसे ही मुँह उठा के यहाँ पे नहीं आया, मैं कुछ ना कुछ पढ़ के आया हूँ। देखिए 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को मैंने डाल दिया है, ये देखिए ये हो गया कॉन्टेंट, या कह सकते हैं कॉन्टेंट, और ये देखिए इसके बाद देखिए परंतु स्थापना के 30 वर्ष बाद भी कार्यात्मक एवं वित्तीय स्वायत्ता प्राप्त नहीं हुआ, ये हो गया कॉन्टेक्स्ट। देखो इतना डिटेल से कोई नहीं बताएगा, इतना डिटेल से कोई नहीं बताएगा। ये कंटेंट जो भी हमें क्वेश्चन दे रखा था उसका हमने स्टार्टिंग में इंट्रो में यूज़ कर लिया, इसके अलावा फिर उसको लिंक कर दिया हमने, किससे लिंक कर दिया, जो भी क्वेश्चन में पूछा गया है, ये हो गया कॉन्टेक्स्ट। राज्य कैसे अनुच्छेद है, देखो यहाँ पे भी दो इनकी ध्यान से देखोगे तो दो डिमांड को हमने एड्रेस करना पड़ेगा, पहला कार्यात्मक और दूसरा वित्तीय, दोनों ही रूप से ये कैसे अनुच्छेद है, हमें इसको दोनों को ही एड्रेस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैंने किया कार्यात्मक में राज्य सरकार द्वारा शक्ति का विकेंद्रीकरण, ये देखिए ये शक्ति का विकेंद्रीकरण, अगेन कीवर्ड, समानांतर संरचनाओं की उपस्थिति, कीवर्ड, नौकरशाही का प्रभुत्व, ये भी कीवर्ड है, ठीक है। जैसे जैसे प्रतिनिधि के निर्णय निर्माण की क्षमता कम होगी वैसे वैसे जो डेमोक्रेसी है, ग्रास रूट डेमोक्रेसी, वो कम होती जाएगी, जमीनी स्तर का लोकतंत्र कम हो जाएगा। संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन, जैसे चुनावों में देरी या जो भी स्टेट फाइनेंस कमीशन है उसकी आदेशों की अवहेलना या अनुशंसाओं की अवहेलना करना, ये है। अगला वित्तीय रूप से, पहला कार्यात्मक हो गया, दूसरा वित्तीय है। ये देखिए वित्त की कमी है क्योंकि उनके आय के पर्याप्त स्रोत नहीं है, इसी के साथ केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा उनको अनुदानों पर निर्भर होना पड़ता है। अगला देखिए स्थानीय स्तर पर कर आरोपण का अभाव है। तीसरा कारण अन्य कारण, ये अन्य कारण क्यों लिखा है, कोई बताएगा क्यों लिखा है? ये अन्य कारण मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि यही आपको आधा नंबर दिलाएगा और आधा मार्क्स आपका यही बढ़ाएगा। अगर आपने ये नहीं लिखा है तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, आपको मार्क्स एवरेज ही मिलेगा, ठीक है। तो ये अन्य कारण, ये अदर कारण मैंने इसलिए प्रस्तुत किया, और कितने शब्दों में प्रस्तुत किया, 10-15 शब्दों में लिख के चलाया, और आधा नंबर मैंने एवरेज स्टूडेंट से ज़्यादा ले लिया, यही टॉपर्स करते हैं। आगे समाधान देखिए, कुछ समाधान भी मैंने दे दिया, एमपीसी मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी, साथ में डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी का गठन किया जा सकता है। इसके अलावा अर्बन लोकल बॉडीज़ के लिए क्षमता निर्माण कैपेसिटी बिल्डिंग कार्यक्रम, एक केस स्टडी, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर मैंने गाजियाबाद मॉडल का, है ना, बेसिकली इन्होंने म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो केस स्टडी है ये इंपॉर्टेंट हो जाएगी। और इसी की वजह से देखो जब एग्जामिनर मेरा देखेगा आंसर, वो देखेगा कि अच्छा इन्होंने अन्य कारण भी लिखे हैं, मतलब कि ये इतना कॉन्फिडेंट है कि साथ में जो क्वेश्चन में पूछा है वो तो लिखा ही, साथ में अदर रीजन्स भी इसने स्पेसिफाई किए हैं, तो इसका आंसर नॉर्मल से तो ऊपर ही हो गया। इसके अलावा एक केस स्टडी लिखा है, कुछ समाधान मैंने प्रस्तुत किए, और जितने में मेरा पूरा वर्ड लिमिट खत्म हो गई। तो बेसिकली आपके पास गिवन वर्ड्स में आप कितना बढ़िया तरीके से रिप्रेजेंट कर सको, यही आंसर राइटिंग की कला है। कंक्लूजन में देखो, सहायकता सिद्धांत का पालन, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी, ठीक है, इसको मैंने मेंशन कर दिया के माध्यम से वे शक्तियों के उचित स्थानांतरण के माध्यम से अर्बन लोकल बॉडीज़ को प्रभावी बनाकर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, अगेन डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, ये अगेन न्यू कीवर्ड है। तो कीवर्ड्स को कैसे यूज़ करना है, कौन से हमें मेजर कीवर्ड्स हैं जो हम आंसर में यूज़ कर सकते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, डेटाज हैं, रिपोर्ट्स हैं, फैक्ट हैं, उनका हम यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली यही आंसर राइटिंग का एम है। तीसरा क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं। जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र विशेषकर एमएसएमई की बढ़ी हुई हिस्सेदारी तेज आर्थिक समृद्धि के लिए आवश्यक है, इस संबंध में सरकार की वर्तमान नीतियों पर टिप्पणी करनी है। इन्होंने सवाल लिखा यूएनटीडी की रिपोर्ट के अनुसार ग्रोथ रेट रहने वाला है। आई वुड से कि इंट्रो जो है वो इनका बढ़िया है, इंट्रो ठीक है, इंट्रो इज गुड। इन्होंने ग्रोथ रेट बढ़ा, ठीक है, ग्रोथ रेट इन्होंने बता दी तो ठीक है। आगे चलते, नाबार्ड कोई बिना सिर पैर की बातें, कोई मतलब नहीं है, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, पूरा काट सकते हो। 1992 के बाद विकास दर में इसकी हिस्सेदारी महत्वपूर्ण ये है, ये वैश्वीकरण नीचे नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। ये बेसिकली डिमांड से भटक गया है। इस बच्चे ने आंसर लिखा है
पर वो डिमांड से भटक गया है। और अंत में इन्होंने ये लिखा, जब भारतीय अर्थव्यवस्था अपनी शिथिलता की स्थिति में गुजर रही थी, उस समय भी MSME क्षेत्र में वृद्धि की संभावना व्यक्त की गई और ये $20 लाख का पैकेज। बेसिकली मैं रियल में बताऊँ तो इस आंसर में इन्होंने डिमांड को समझा ही नहीं, डिमांड को इन्होंने एड्रेस ही नहीं किया। तो तभी तो हम कहते हैं कि 1 नंबर या 2 नंबर आउट ऑफ 10 मार्क्स, तो वो ऐसे ही नंबर मिलते हैं। इसमें मैक्सिमम 1 नंबर, 1.5 नंबर, 2 नंबर, इससे ज़्यादा दे ही नहीं सकते हैं एग्जामिनर, क्योंकि इन्होंने मेन डिमांड को एड्रेस ही नहीं किया। तो आंसर राइटिंग का एक और पहलू क्या हो गया कि एड्रेस द डिमांड। जब तक आप डिमांड को नहीं समझोगे तब तक आपने भले ही कितना ही बढ़िया आंसर लिखा हो, सारा बेकार हो जाएगा, जब तक कि आपने क्वेश्चन की डिमांड नहीं समझी हो। डिमांड समझनी है हमको क्वेश्चन की। डिमांड कैसे समझेंगे? डिमांड समझेंगे हम धीरे धीरे प्रैक्टिस करके, तभी आप आएगा डिमांड। क्वेश्चन को डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन जब सोल्व करोगे तभी आप डिमांड आसानी से समझोगे। देखो मैंने इस क्वेश्चन को कैसे एड्रेस किया, मैंने एग्जाम में भी सेम यही आंसर लिखा है। मैंने ऐसा नहीं कि इसमें कुछ और ऐड किया हो, लगभग यही आंसर मैं भी एग्जाम में लिख के आया हूँ, तभी मैं आपको इतना डीपली में बता पा रहा हूँ। देखो मैंने यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे से मैंने स्टार्टिंग किया, ठीक है। तो GDP में 16% हिस्सेदारी किसकी है? विनिर्माण क्षेत्र की, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग की इतनी है, और जबकि 30% MSME जो है वो विनिर्माण क्षेत्र में कार्यरत है। सॉरी। MSME तेज आर्थिक समृद्धि के लिए क्यों आवश्यक है? देखिए ये जो है आप देखोगे कि ये यूपीएससी बता रहा है कि बस वर्तमान में सरकारी नीतियों पर टिप्पणी करो। बेसिकली हमें टिप्पणी करनी है, तो आप ये भी सोच सकते हो कि ये तो मेन डिमांड में सवाल में पूछ ही नहीं रखा, बट आपको एड्रेस करना है, आपको एड्रेस करना है। पहली बात, एड्रेस क्यों करना है? पहली बात, आपको आधा नंबर ज़्यादा यही दिला के जाएगा। दूसरी बात, ये क्वेश्चन की हिडन डिमांड है, ठीक है। तो आंसर राइटिंग का एक और जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो क्या हो गया कि हिडन डिमांड को भी हमें एड्रेस करना है। अगर हिडन डिमांड को एड्रेस नहीं किया और किसी टॉपर ने हिडन डिमांड को एड्रेस कर दिया, गेम समझ गए आप, आधा नंबर उसका वैसे ही बढ़ जाएगा। तो ये आधा नंबर, हर क्वेश्चन में आधा नंबर कहीं पे हिडन डिमांड पर बढ़ा लिया इन्होंने। देखो मैं बताता हूँ नॉर्मल आंसर से ये आंसर कैसा लगा। आधा नंबर इन्होंने यहाँ पे बढ़ा लिया, हिडन डिमांड को एड्रेस कर दिया कि भाई ये ग्रामीण पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिकीकरण करेगा, क्योंकि 55% ग्रामीण क्षेत्रों में MSME स्थापित है। इसके अलावा अर्धकुशल लोगों को रोजगार दे रहा है, कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार में इसका योगदान है। इसके अलावा उच्च आर्थिक समृद्धि दर है, 12.5% की इसकी ग्रोथ रेट रही है। तो ये क्या है? ये हिडन डिमांड है। इसके अलावा देखिए बढ़ावा देने तो सरकारी नीतियाँ, ये हो गया क्वेश्चन की मेन डिमांड। मेन डिमांड पे मैं अब आया हूँ, जबकि हिडन डिमांड को मैं जो थी वो मैंने पहले इसको एड्रेस कर दिया। अभी ये है मेन डिमांड क्वेश्चन की मेन डिमांड जो है वो क्या है? सरकारी नीतियों की, हमें सरकारी नीतियों पर टिप्पणी करनी है। सबसे पहले नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी, राष्ट्रीय विनिर्माण नीति, GDP में 25% और 100 मिलियन रोजगार सृजन का लक्ष्य ये रखा गया है। इसके अलावा मेक इन इंडिया प्रोग्राम है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए हम क्या कर रहे हैं? प्रक्रियाओं का सरलीकरण किया जा रहा है, डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है, साथ में कुछ डिफरेंट टाइप के पोर्टल्स जैसे उद्यम पोर्टल है, चैंपियन पोर्टल है, समाधान पोर्टल है, उद्यम मित्र पोर्टल है, राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली है। तो ये सब सिस्टम है। इसके अलावा औद्योगिक विकास कार्यक्रम है। कुछ सरकारी योजनाओं का भी जिक्र किया जा सकता है, क्योंकि क्वेश्चन में तो हमें पॉलिसी पूछा है, तो पॉलिसी के अलावा भी कौन कौन सी सरकारी स्कीम्स है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव है, या इंटरनेशनल लेवल पे भी भारत सरकार जो है वो किसी अन्य देश के साथ मिलकर क्या कर रही है मैन्युफैक्चरिंग को लेकर, वो भी इसका भी जिक्र किया जा सकता है। तो देखो कुछ सरकारी योजनाएं जैसे कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, एस्पायर स्कीम, स्फूर्ति स्कीम, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम, तो ये सब आप यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा देखो अब हमें कुछ समाधान प्रस्तुत करने हैं, क्योंकि अगर हमको MSME को बढ़ाना है तो कुछ समाधान प्रस्तुत आपको करना ही पड़ेगा। बीइंग इन IAS आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आप हर समस्या का समाधान प्रस्तुत करें। तो यहाँ पर पहले मैंने कुछ समस्याएं बता दी। समस्या क्या है कि कुशल श्रम की अनुपलब्धता, ये है लंबित वादों की बढ़ती संख्या, अनियमित सरकारी नीति है जैसे डिमोनेटाइजेशन, GST वगैरह ला देते, तो इसके ऊपर ट्रेड के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। इसके अलावा मार्केटिंग है तो सीमित अवसर, ये सब क्या है? ये सब मेरे चुनौतियाँ हैं। अब इसको हल भी करना है, तो देखो UK सिन्हा समिति, अगेन कीवर्ड, ठीक है, अगेन कमेटी, वैल्यू एडिशन मटेरियल, MSME कोड बनाओ, परिभाषाओं का ये अपडेट करो। ये देखिए यही चीज़ मैं आपको बोल रहा था, यही चीज़ टॉपर्स लोग करते हैं। स्केट
एक मैंने अपना ही शब्द बना लिया, स्केट। स्केट क्या? सिक्योरिटी, एमएसएमई की सिक्योरिटी रखनी है हमें। क्रेडिट, ए फॉर एक्सेस टू मार्केट, टी फॉर टेक्नोलॉजी और ई फॉर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। देखो कितना बढ़िया आसान हो गया, हमें ये चीज़ याद भी होगी और इसका जो प्रेजेंटेशन है वो भी बहुत अच्छे से हो गया। ठीक है, 5 चीज़ें एक साथ ही आ गई। यानी कि बेसिकली ये अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं इनको भी डिफरेंट पॉइंट्स में लिख सकता हूँ, डिफरेंट 5 पॉइंट्स में लिख सकता हूँ, बट मैंने नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि मैंने इसके ज़रिए स्पेस भी कवर कर ली, स्पेस भी मैंने बचा लिया और साथ में टाइम भी बचा लिया, और जो बात मुझे कहनी थी वो सारी मैंने इसमें कह दी। और इस प्रकार देखिए, ये बढ़िया चीज़ है। इस प्रकार भारत मेक इन इंडिया से मेक फॉर इंडिया एंड मेक फॉर वर्ल्ड बन सकता है। देखा, ये मेक फॉर द वर्ल्ड बन सकता है। यही बात मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। वैल्यू एडिशन, कंटेंट आपका अच्छा होना चाहिए, तभी जाके आपको मेंस में मार्क्स मिलेगा। वैल्यू एडिशन मटेरियल, कंटेंट, ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस, डेटा, रिपोर्ट, फैक्ट्स, ये सब आपको अच्छे से यूज़ करना होगा। साथ में इसी के साथ प्रेजेंटेशन आपका अच्छा होना चाहिए, जो आपको प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए। साथ में जिस हिसाब से हम आंसर लिखते हैं, थोड़ी बहुत अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी हो तो वो भी होना चाहिए। इसके अलावा वैल्यू एडिशन मटेरियल आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन के फॉर्मेट में आप आंसर को प्रेजेंट करें। नीट एंड क्लीन होना चाहिए। कुछ फ्लो चार्ट, डायग्राम्स, डिफरेंट टाइप के मैप वगैरह यूज़ कर सकते हो, जैसे कि हमने पहले वाले क्वेश्चन में मैप यूज़ किया। तो यही कुछ चीज़ें हैं जो आपको मेंस में ध्यान रखनी है। इसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें हैं, हम डिटेल में इसके ऊपर डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।